सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं एक बार फिर से मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार जो आपकी खुद की फैमिली है डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिल खोलकर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से अभिवादन करता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने रेशो में टोटल 4 क्लास पढ़ी थी, 4 क्लास हमने डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूं कि वे सभी क्वेश्चन, वे सभी क्लास आपने पढ़ी होगी और आपने उनको शेयर भी किया होगा, और कमेंट तो आप कर ही नहीं रहे। ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई कमेंट करके एक बार बता दिया करो कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो चीजों को। ठीक है, या फिर और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं पहले ही कोशिश करता हूं कि मैं खुद को ये मान के चलता हूं कि कैमरे के पीछे मैं खुद बैठा हुआ हूं। ठीक है ना, कि बच्चा किस तरीके से समझ सकता है। तो खैर छोड़िए, सबसे पहले दोस्तों मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, 2 बार मैंने स्वागत कर दिया आपका, अब तो कम से कम भाई क्लास को शेयर किया करो है भाई। चलो करते हैं शुरू आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 17। भाई पिछली क्लास में हमने अब तक टोटल 16 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, और वे आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे, और थोड़ा मतलब जो है कमेंट करके बताया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और चीजें और भी बेटर तरीके से हम एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को समझिए, जो कि सीजीएल 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहना क्या चाहता है एग्जामिनर कि यदि A/B 5:7 के अनुपात में है और C/D 2A/3B के रेशो में है, तो आपसे पूछ रहे चाहता है कि AC अनुपात BD का मान ज्ञात कीजिए। AC अनुपात BD का मान ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पे जो लिखा हुआ है वो A अनुपात B लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 5/7। ठीक है, इसी तरीके से C अनुपात D, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2A अनुपात 3B। तो आपसे जानना चाहता है कि AC रेशो BD का रेशो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। आप मुझे एक बात बताएं भाई, अगर मैं A की मल्टीप्लाई C में करता हूं तो क्या ये AC नहीं बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। और B की मल्टीप्लाई D में करता हूं तो क्या ये BD नहीं बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। BD सीक्रेट है ये, पर BD बनेगा, सीक्रेट नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो क्या बनेगा? BD बनेगा। तो जैसे ही मैंने A की मल्टीप्लाई C में की AC, ठीक उसी तरीके से 5 की मल्टीप्लाई आप 2A में करोगे तो 5 दूनी 10A बनेगा कि नहीं? 5 दूनी 10A। ठीक है, इसी तरीके से 7 3 21, 21B। आप अच्छे से जानते हो कि यहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, यहां पे कहीं पे भी मुझे A और B में आंसर नहीं है। ठीक है ना, यहां पे कहीं भी A और B की टर्म में आंसर नहीं है। इसका मतलब हमें इस A को एलिमिनेट करना है और इस B को एलिमिनेट करना है। और आप ये जानते हो कि A की जो वैल्यू होगी, A का जो रेशियो होगा वो 5 यूनिट है। A का जो रेशियो है कितना? 5। तो 5 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना बनेगा दोस्तों? 50। इसी तरीके से जो B की वैल्यू होगी दोस्तों, B का जो रेशियो है वो कितना है? 7। 7 की मल्टीप्लाई जब आप 21 में करोगे तो 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 147। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेशियो बनेगा वो 50:147 बनेगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुई बात? आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, पेपर का आया हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आसान क्वेश्चन है अभी दोस्तों, 2 बार आया हुआ है, एक बार CHSL में और एक बार CGL में। ठीक है ना, 2005 और 2010 में। और आप ये अच्छे से जानते हो कि भाई SSC क्या काम करती है, SSC क्वेश्चन को रिपीटेशन करती है। क्लियर हुई बात? ठीक है, मतलब डाटा थोड़ा बहुत चेंज करती है, बाकी सेम वही चीज है। ठीक है, तो यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C, तो A की पावर 4 रेशो B की पावर 4 का मान क्या होगा? आप सबसे पहले एक बात जानिए। ठीक है भाई, अगर मैं लिखता हूं A अनुपात B समानुपात, ठीक है, ये समानुपात की जगह मैं
क्या लिख सकता हूं, बराबर का निशान भी लगा सकता हूं, क्योंकि मैं पहली क्लास में बता चुका हूं कि समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल का मतलब कुछ और नहीं दोस्त, जस्ट डिवाइड होता है, जस्ट बराबर का निशान होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो A रेशियो B बराबर C रेशियो D, C रेशियो D। अगर मैं ऐसे कोई डाटा लिखता हूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि A का B के साथ वही रेशियो बनेगा जो C का D के साथ होगा। और आप यहां से इस बात को भाई, आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि A बटा B बराबर C बटा D। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं, तो क्या यहां पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूं? भाई क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूं कि नहीं, कि A की मल्टीप्लाई किस में करोगे, D में, तो यहां क्या बनेगा AD, और B की मल्टीप्लाई किस में करोगे, C में, तो यहां क्या बनेगा BC, यानी कि AD बराबर BC। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल। इसका मतलब चाहे मैं इस बात को इस फॉर्म में लिखूं, इस बात को इस फॉर्म में लिखूं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो AD बराबर BC होगा, या फिर मैं इसी बात को इस तरीके से न लिखकर क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होता है बाहर वालों की मल्टीप्लाई के, या फिर मैं कहूं कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होता है अंदर वालों की मल्टीप्लाई के। भाई ऐसे भी तो बोल सकता हूं मैं कि A की मल्टीप्लाई D में करोगे तो क्या बनेगा, AD बनेगा, और अंदर वालों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, BC बनेगी, और ये दोनों आपस में एक साथ बराबर होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त कि इस बात को हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, न कि हम पहले इस फॉर्म में बदले और इस फॉर्म में बदल के फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें। यहां पे भी AD BC के बराबर है, यहां पे भी AD BC के बराबर है, तो दोनों ही तरीके अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, मतलब अच्छा तरीका है, कोई सा भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो, चाहे आप इसको इस तरीके से बदलकर क्रॉस प्रोडक्ट करो, बात एक ही मिलने वाली है। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। भाई क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि A रेशियो B बराबर होता है यहां पे B रेशियो C के, तो A की पावर 4 रेशियो B की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, यहां पे भी B लिखा हुआ है, यहां पे भी B, कि अंदर वालों की मल्टीप्लाई बराबर होगा बाहर वालों की मल्टीप्लाई के, यानी कि यहां से मैं देख सकता हूं कि B स्क्वायर, अंदर वालों की मल्टीप्लाई B स्क्वायर बराबर है किसके दोस्तों, AC के। B स्क्वायर AC के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो क्या दोस्तों B की पावर 4 बराबर A स्क्वायर C स्क्वायर नहीं बनेगा, A स्क्वायर C स्क्वायर नहीं बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल कि A स्क्वायर C स्क्वायर बनेगा। क्लियर हुई बात? तो यहां से आपसे क्या जानना चाहता है, आपसे जानना चाहता है ये कि A की पावर 4 रेशियो B की पावर 4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों मेरे पास B की पावर 4 का मान है A स्क्वायर और C स्क्वायर, तो बस आपको यहां पे क्या करना है, A स्क्वायर C स्क्वायर लिखना है। तो A की पावर 4 रेशियो B की पावर 4 की वैल्यू क्या है, A स्क्वायर C स्क्वायर, तो A स्क्वायर और C स्क्वायर। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि ये A स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी 2 बार, तो क्या बचेगा, आपका जो आंसर होगा वो A स्क्वायर रेशियो C स्क्वायर बचेगा, और जो कि आंसर आपका B करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आसान सा क्वेश्चन आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। शानदार तरीका मैंने आपको इसका बताया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं था ज्यादा, मतलब ज्यादा टफ सवाल नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 19 समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो आपसे वो जानना चाहता है A बटा B अनुपात B बटा C अनुपात C बटा A का मान क्या होगा। क्लियर हुई बात? CHSL CGL 2005-2010 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये और भी कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। ठीक है ना? ये केवल 2 बार ही क्वेश्चन नहीं आया, आसान क्वेश्चन है, आसान डाटा के साथ आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई। यहां पे जो A रेशियो B है यानी कि A अपॉन B, तो A अपॉन B का मतलब क्या होगा कि A अपॉन B यानी कि A अपॉन B का मतलब 2/3, यानी कि 2/3, 2/3। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे B बटा C है, B बटा C का मतलब B का रेशियो C के साथ यानी कि 3/4। क्या होगा दोस्तों, 3/4, ये होगा यहां पे 3/4। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है C अपॉन A। C अपॉन A का मतलब C का A के साथ रेशियो यानी कि 4 का 2 के साथ रेशियो, 4/2। इसको मैं लिख सकता हूं 4/2। ठीक है ना? ये रेशियो है, ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है दोस्तों
ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए का रेशियो आ गया, ये निकलकर यहां से हमने निकाल लिया। तो आपसे जानना चाहता है कि इसी को सिंप्लीफाई कीजिए। तो क्या मैं पिछली वीडियो में आपको ये बताने दिया कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, रेशियो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होता है, पूर्णांक की फॉर्म में होता है। तो केवल और केवल आपको तो इसको पूर्णांक की फॉर्म में चेंज करना है, और पूर्णांक की फॉर्म में चेंज करने के लिए, इंटीजर की फॉर्म में चेंज करने के लिए दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बटे में होता है ना, बटे में 3 है, बटे में यहां पे 4 है, बटे में यहां पे क्या है 2 है, तो इन्हीं के एलसीएम से पूरे रेशो को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 4 2 का एलसीएम दोस्तों कितना होगा 12। इसका मतलब पूरे रेशो को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो क्या बनेगा इधर 8 बनेगा, ठीक है ना। 4 तिये 12, 3 तिये 9, इधर क्या बनेगा 9 बनेगा, ठीक है ना। 2 चिक 12, 6 चौक 24, इधर क्या बनेगा 24 बनेगा, यानी कि 8:9:24, 8:9:24, तो जो कि सी ऑप्शन है, 8:9:24 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाए होंगे, ठीक है ना। आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, क्या है 3 धनात्मक पूर्णांक। तो एक सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आपको, जब भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है तो इस तरीके से शब्द लिखे होते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है या पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इंग्लिश में टाइप किया हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों इन शब्दों को इग्नोर करना नहीं होता कभी भी, इनका बहुत महत्व होता है, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो समझिए, तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि यदि ए बी सी 3 धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। जैसे ए और बी 3:4, यानी कि ए बी का रेशियो कितना है 3:4, और अनुपात में, जबकि बी और सी का अनुपात कितना है भाई 2:1 के अनुपात में हो, तो निम्न में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान हो सकता है। तो पॉसिबल वैल्यू पूछना चाहता है वो आपसे कि a प्लस बी प्लस सी का संभावित मान कौन सा हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो यहां पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि a b और c ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि 3 धनात्मक पूर्णांक है। उसमें a b का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4 है भाई। a b का रेशियो कितना दिया हुआ है दोस्तों 3:4, और b c का रेशियो कितना दिया हुआ है, b c का रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो आपसे जानना चाहता है कि ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो क्या होगा, ए बी सी का रेशो क्या होगा, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो चाहो तो आप कॉन्सेप्ट से जा सकते हो, या चाहे आप किससे जा सकते हो, ट्रिक से जा सकते हो। तो ट्रिक से जाओगे 3 दूनी 6, ये ए की वैल्यू आई, 2 चौक 8, ये बी की वैल्यू आई, और ये 4 एकम 4, ये किसकी वैल्यू आई दोस्तों, ये आई आपकी सी की वैल्यू। तो आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल जो रेशियो बनेगा ए बी सी का, फाइनल जो रेशियो बनेगा ए बी सी का, वो क्या बनेगा 3:4:2, ठीक है। तो आपसे संभावित मान पूछ रहा है, आपसे पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है किसकी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए की वैल्यू 3 यूनिट है, बी की वैल्यू 4 यूनिट है, सी की वैल्यू 2 यूनिट है, तो 4 और 3 7 और 2 9। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आया यूनिट में वो 9 यूनिट आया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि संभावित मान वही होगा मेरे दोस्त जो 9 का मल्टीपल होगा, जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि न तो ए ऑप्शन 9 से कट रहा है पूरा, क्योंकि कोई भी संख्या 9 से केवल और केवल तभी डिविजिबल होती है अगर उस संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का सम क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि 201 में 2 + 0 + 1 3 बनेगा, और 3 9 से डिविजिबल नहीं है। यहां पे भी क्या बनेगा 3 बनेगा, यहां पे 5 और 2 7 बनेगा, 7 और 2 9 बनेगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन 207। और दोस्तों ये जब क्वेश्चन पेपर में आया था तो एग्जामिनर केवल यही चाहता था
कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही एलिमिनेट किया जाए, बिकॉज क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और रास्ता नहीं है, केवल और केवल हम इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं। तभी उसने 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे ऑप्शन सेट किए हुए थे कि ताकि हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, तो कई बार हमें क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पेश करता है कि वो क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो पाए और कोई उसका तरीका हो ही ना। क्लियर होगी बात? अगर हमारे पास ऑप्शन ना होते तो हम 9 भी आंसर बोल सकते थे, हम 9 के जितने भी मल्टीपल है कोई भी आंसर बोल सकते हैं, 9, 18, 27, 36, 54 सब इसके आंसर थे। लेकिन ऑप्शन डिपेंडेंट हुआ ना क्वेश्चन, तो कि ऑप्शन डिपेंडेंट 3 ऑप्शन तो हो, ये 9 का मल्टीपल है ही नहीं, 9 के पढ़े में आते नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्त, यदि ए रेशियो बी 4:9 के अनुपात में, ए रेशियो बी 4:9 के अनुपात में, ए अनुपात सी 2:3 के अनुपात में है, तो आपसे जानना चाहता है कि ए प्लस बी और ए प्लस सी का रेशियो क्या होगा। ये देख रहा ना कि ए प्लस बी और ए प्लस सी का मान क्या होगा, रेशियो पूछना चाहता है वो आपसे। ठीक है, यहां तक आप समझिए इस बात को। भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए बी और सी को एक साथ मर्ज करेंगे, ए बी और सी को एक साथ मर्ज करेंगे। तो आप ये देखिए भाई कि यहां पे कॉमन रेशियो क्या है दोस्तों, ए, यहां पे भी कॉमन रेशियो क्या है दोस्तों, ए। तो आप ये देख रहे होंगे कि ए की वैल्यू यहां पे कितनी है 4 और यहां पे ए की वैल्यू कितनी है 2। तो क्या दोस्त ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही शख्स की वैल्यू 2 अलग अलग हो जाए? ऐसा पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू जो यहां पे 4 है, यहां पे ए की वैल्यू 2 है, इन दोनों को हमें समान बनाना पड़ेगा। यानी कि समान करने के लिए, इक्वल बनाने के लिए हम ये बात जानते हैं, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि पूरे मैथमेटिक्स में 2 या 2 से अधिक नंबर्स को जब भी समान किया जाता है तो हमेशा उनका एलसीएम लिया जाता है। तो दोस्तों 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, तो इसको 2 को 4 बनाने के लिए पूरे रेशो को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पे क्या होगा, ए का सी के साथ रेशियो 4:6 बनेगा। ए का सी के साथ रेशियो कितना बनेगा? 4:6। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की वैल्यू दोस्तों यहां पे भी 4 हो चुकी और ए की वैल्यू यहां पे भी 4 हो चुकी। तो ए की वैल्यू तो दोस्त कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? बी की वैल्यू यहां पे 9 है, बी की वैल्यू यहां पे कितनी है 9। ठीक है, तो यहां पे बी की वैल्यू हो चुकी 9 और सी की वैल्यू दोस्तों यहां पे कितनी है? सी की वैल्यू यहां पे अब 6 है। कितनी? 6। तो रेशियो जो फाइनल आया वो ए बी सी का रेशियो फाइनल 4:9:6। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें अब क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, समझिए। इसमें पूछना चाहता है कि ए प्लस बी, इसमें पूछना चाहता है ए प्लस बी का ए प्लस सी के साथ क्या रेशियो होगा, ए प्लस सी के साथ क्या रेशियो होगा। तो ए प्लस बी दोस्तों ये है, ए प्लस बी क्या है ये, तो यहां पे कितना होगा दोस्तों 9 और 4 13, यहां पे कितना बनेगा 13 यूनिट। इसी तरीके से वो जानना चाहता है ए प्लस सी का, यानी कि वो ए का ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना होगा, ए और सी को जोड़ोगे आप 4 और 6 कितना होगा 10, 4 और 6 कितना हुआ 10, यानी कि 13:10, जो कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुई बात? यानी कि पहले वो पूछ रहा था ए प्लस बी 9 और 4 13 यूनिट, फिर वो ए प्लस सी यानी कि 4 और 6 10, यानी कि ए प्लस सी अनुपात ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी का ए प्लस सी के साथ रेशियो चाहता है। तो आंसर क्या है दोस्तों 13:10। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, ये मैं आशा करता हूं आपसे। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, कॉमन रेशियो पर फोकस किया कि यहां पे ए की वैल्यू 4 ए की वैल्यू 2, तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो को समान बनाते हैं। और ये हमने दूसरी क्लास में, यानी कि रेशियो की जो सेकंड क्लास थी जिसमें हमने बताया था कि रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हमने सेकंड क्लास में, रेशियो की सेकंड क्लास में डिस्कस की थी। अगर आपने वे क्लास नहीं देखी तो कृपया करके वहां पे जाइए, उन वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए समझिए भाई, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 को सरल कीजिए। तो ये दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा कि जो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये जो 22वां क्वेश्चन है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि संयुक्त भिन्न के रूप में आपको रेशियो दिया हुआ है। केवल और केवल आपको संयुक्त भिन्न को इंटीजर फॉर्म में बदलना है और इससे ज्यादा इस सवाल की इतनी औकात नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई
करना कैसे है, तो ये 2 सही 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/3, ठीक है। और ये 3 सही 1/4 को लिख सकते हैं 4 3 12, 12 और 1 13, 13/4, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 6 कम 6 और 1 7, 7/6, 7/6। तो इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 7/3, 13/4, 7/6 दिया हुआ है। क्लियर हुई बात यहां तक। लेकिन दोस्त आप ये अच्छे से जानते हो कि रेशियो को कभी भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखते, वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में लिखा जाता है, पूर्णांक की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो हम इंटीजर की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से 3 रेशियो है तो केवल और केवल आपको करना क्या है कि जो हर में लिखे होते हैं ना नंबर, उन सब का एलसीएम लेना होता है। तो 6 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 4 3 का एलसीएम होता है 12, तो पूरे रेशियो को आप 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल और केवल लिखने का तरीका बदलेगा, ठीक है ना। तो 3 से जब 12 को डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, 4 7 28, तो यहां क्या बनेगा 28, 4 3 12, 4 3 12, 13 3 39, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी कि 28:39:14, 28:39:14, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को या इसको क्या पिछली जितनी भी वीडियो है उनको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है ना, ज्यादा से उसको फैला दो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।